हेलो जी, नमस्कार। काफ़ी दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली अक्षय कुमार की फ़िल्म सम्राट पृथ्वीराज आज रिलीज़ हो गई है। इस फ़िल्म का जब ट्रेलर आया था और मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था, मैंने कहा था कि यार इसमें बाला फ़िल्म के अक्षय कुमार की झलक दिखाई दे रही है। अब जब फ़िल्म लग गई है, तो मुझे इसमें बाला के साथ-साथ राउडी राठौर के राउडी अक्षय कुमार की भी झलक दिखाई दे रही है। वही राउडी राठौर वाला अंदाज़, जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ। जो मैं नहीं बोलता, वो मैं डेफ़िनेटली करता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर वो डायलॉग बोले गए हैं उसी अंदाज में, वो आंखें भी नहीं रहेंगी और ना रहेंगे वो सपने। या फिर एक और डायलॉग कि धर्म के लिए जिया हूँ, धर्म के लिए मरूंगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपने पहले देखा नहीं हो। और यहाँ पर वही अक्षय कुमार की मूंछें जैसी राउडी राठौर में थी। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टोरी प्रेजेंट करेंगे, लेकिन बहुत ही स्लो पेस्ड मूवी है और कंटिन्यूटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। एक सीन पहले तक अक्षय कुमार की मूंछ एकदम तनी हुई रहती है, एक सीन के बाद उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं और वो मूंछें जो ऊपर तनी हुई थी, वो आजकल का जो स्टाइल है ना, उस अंदाज में नकली दाढ़ी मूंछ अलग ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कहीं न कहीं मज़ाक के तौर पर दिखाई दे रही हैं। आई डोंट थिंक कि 12वीं शताब्दी में यानी कि 12th सेंचुरी में किसी के बाल इतने छोटे रहते होंगे, किसी के वन साइडेड मांग रहती होगी और आज के ज़माने में जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं एकदम सेट की हुई दाढ़ी। मतलब कहीं कुछ ध्यान दिया नहीं गया है, एकदम जल्दी-जल्दी में ये फ़िल्म बना के रख दी। उस पर अक्षय कुमार इतना झूठा है, वो कहता है कि 18 साल लग गए, ये लग गए, वो लग गए, जबकि खुद इस अक्षय कुमार ने कहा था कि उन्होंने 40 दिन में ये फ़िल्म कंप्लीट कर ली। When it comes to a project of this scale, obviously it requires दो more दो time. दो तीन नहीं, 40 दिन में। Okay, 40 दिन। 40 दिन खत्म। मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। हाँ Yes, वो दो तीन दिन, दो फिल्में, तीन दो। महीने में। But obviously a film of this scale, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज्यादा समय लगा होगा। नहीं जी, 42 डेज, पूरा पृथ्वीराज। 42 डेज आस्क हिम। अक्षय ने 42 दिन दिए फिल्म में पूरे 100 दिन दिए। सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप ये फ़िल्म देखने का मन बना रहे हैं और फ़िल्म देखकर आप निकलेंगे बाहर, ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान की वीरता के लिए ये फ़िल्म आपको अवश्य देखनी चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उनकी कहानी ही है जो कि आपको ये फ़िल्म देखने के लिए विवश कर सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर अक्षय कुमार इस फ़िल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस फ़िल्म में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अगर किसी का है तो वो है काका बने संजय दत्त का। वो जब फाइट करते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो हर चीज़ में परफेक्ट लगे हैं। संजय दत्त के अलावा दो किरदार हैं जिन्होंने एक्चुअली में अपने किरदार को काफ़ी शिद्दत और ईमानदारी से निभाया है और वो अपने किरदार में जमे भी हैं। वो हैं जयचंद बने हुए आशुतोष राणा और उनकी पत्नी बनी हुई साक्षी तंवर। इनके अलावा जितने सेकेंडरी आर्टिस्ट हैं, जैसे कि एक चामुंड बना हुआ है और जितने सामंत हैं। कहने का मतलब है कि फिल्म की जो लीड कास्ट है यानी अक्षय कुमार और मानुषी, वो इस फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अक्षय कुमार तो कहीं से कहीं तक पृथ्वीराज चौहान नहीं लग रहे हैं। एंड इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और बाकी चीज़ों की बात करें तो VFX थोड़ा सा अच्छा लगता है। स्टार्ट का जो आधे घंटे के बाद जो एक वॉर सीन होता है, पहली लड़ाई जो दिखाई गई है गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया वॉर सीन है। उसके अलावा तो इस फिल्म में कब लड़ाई होती है, कब खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो सीन होना चाहिए था, जहां पर अक्षय कुमार की जो सेना होती है वो हार जाती है, उसे काफी कैजुअल तरीके से पिक्चराइज किया गया है और एवे भी मतलब जल्दबाजी के चक्कर में पिक्चर को खत्म कर दिया गया है। आप कहीं किसी किरदार से जुड़ ही नहीं पाते हैं। आई थिंक स्टार प्लस पे जो रजत टोकस का सीरियल आता था पृथ्वीराज चौहान, वो तो भी इस फिल्म से लाख गुना अच्छा था। यहाँ पर हिस्टोरिकल फिल्म बनाने के नाम पर एक मजाक बना करके रख दिया गया है। आप बनाने चले थे पृथ्वीराज चौहान की वीरता के ऊपर पिक्चर, आपने यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को एक आशिक के तौर पर दिखा दिया है। वो रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं जैसे अक्षय कुमार राउडी राठौर में सोनाक्षी सिन्हा के पीछे भागा करता था। आप दिखाना क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर एक्चुअली एक डाउट खड़ा होता है चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के ऊपर कि वो दिखाना क्या चाहते थे। पृथ्वीराज और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है, तब दिखाया गया है। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का पहली बार इनकाउंटर कैसे होता है, कैसे एक दूसरे के बारे में पता चलता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट दिखा दिया कि पृथ्वीराज चौहान के प्यार में पगला चुकी हैं संयोगिता और चिट्ठियों से आदान प्रदान, मैंने प्यार किया का कबूतर की तरह यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो इस फिल्म की मुझे बहुत अच्छी लगी है और वो है आशुतोष राणा जो कि जयचंद बने हैं। उन्होंने जो एक डायलॉग दिया है वो आई थिंक इस पिक्चर का सबसे बढ़िया डायलॉग है और साथ ही साथ एक लाइफ लेसन भी है। वो लेसन ये है कि आप बाहरी हमलावर का साथ देंगे तो आप अपने रिश्तेदारों से, परिवार से तो हाथ धो ही बैठते हैं, आप अपने सपनों से भी हाथ धो बैठते हैं। आशुतोष राणा जब एक डायलॉग देते हैं कि पृथ्वीराज जैसे हीरे की कदर मैंने नहीं की लेकिन गौरी ने उस हीरे की कदर कर ली, तो यहाँ पर एक लाइफ लेसन है कि भैया कभी भी आप अपने देश के दुश्मन से किसी भी तरह का व्यवहार मत रखें, चाहे कुछ हो जाए, कभी भी बाहरी हमलावर
पावर का साथ मत दीजिए। एक छोटी सी गलती जयचंद को कितनी भारी पड़ी, उनकी लड़की भी नहीं रही, दामाद भी नहीं रहा, और वो दिल्ली का तख्त हथियाना चाहते थे, वो दिल्ली का तख्त भी उनके हाथ से निकल गया। तो यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी मुझे, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है एक हृदय परिवर्तन होते हुए जयचंद का, कि कैसे उसे रियलाइज हो रहा कि इतनी बड़ी गलती कर दी उसने। और कुछ एक सीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे ऊट पटांग टाइप के लगे हैं। आई मीन जब संयोगिता जौहर करने के लिए जाती हैं बाकायदा डांस वांस करके, जैसे कि भंगड़ा पा चल रहा है, ये सीन अब पता नहीं डायरेक्टर का एक अलग विजन हो सकता है कि वो मृत्यु को भी नाच गाकर स्वीकार कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आई डोंट थिंक इतने नाचने गाने या डांस वगैरह की कोई ज़रूरत थी। सिंपल तरीके से भी ये चीज़ हो सकती थी। संयोगिता और पृथ्वीराज एकदम ड्रीम सीक्वेंस में गा रहे हैं, रेगिस्तान में घूम रहे हैं, इन सारी चीज़ों से पिक्चर का पेस बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। एंड एक्शन सीक्वेंसेस जो कि इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत कही जा रही थी, सिर्फ जो पहला वाला बैटल दिखाया गया है उसमें स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके अलावा तो यहाँ पर टाइम पास चलता रहता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म एक ऊंची दुकान और फीका वाला पकवान है, जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि 18 साल की मेहनत लगी भी होगी। अक्षय कुमार नकली मूंछ में कहीं से कहीं तक वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। मानुषी छिल्लर संयोगिता बनी ज़रूर है, लेकिन कहीं से कहीं तक वो संयोगिता लगी नहीं है। सोनू सूद ने अपने किरदार को जस्टिफाई किया है, और जो पंजाबी एक्टर है, आई थिंक उनका नाम मानव विज है, जो कि गौरी के किरदार में है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। साथ ही साथ संजय दत्त, साक्षी तंवर, आशुतोष राणा और मनोज जोशी एक छोटे से किरदार में है, सौदागर के किरदार में, वो भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। एंड छोटे से कैमियो में राजेंद्र गुप्ता जी भी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ करके जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो सेकेंडरी कास्ट है, इन लोगों ने पिक्चर को संभाल लिया है। अदरवाइज लीड कास्ट और डायरेक्टर ने तो मतलब ठान के रखा था कि वो पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी के ऊपर फिल्म नहीं, एक मजाक बनाने के मूड में है। एंड जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि आप पृथ्वीराज चौहान को देख रहे हो। आपको यही लगेगा कि बाला का, राउडी राठौर का और अक्षय कुमार की जो पिछली फिल्में हैं वही वाला अक्षय कुमार यहाँ पर दिख रहा है, जबकि हमें पर्दे पर देखना था पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन अफसोस की बात है कि पर्दे पर अक्षय कुमार ही दिखते हैं, पृथ्वीराज चौहान कहीं से कहीं तक नहीं दिखते हैं, और ये इस फिल्म की सबसे बड़ी वाली कमी है। हालांकि अच्छी खासी प्लानिंग, मार्केटिंग और बीजेपी रूलिंग स्टेट में ये फिल्म टैक्स फ्री हो रखी है, बीजेपी खुद इस फिल्म का प्रमोशन कर रही है, तो अच्छी खासी ओपनिंग तो इस पिक्चर को मिल जाएगी। लेकिन आप फिल्म बना रहे थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट की जिंदगी के ऊपर, उस कहानी के साथ आप कहीं से कहीं तक जस्टिस नहीं कर पाए हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम अगर सुनते हैं हम तो हमें गूस बम्प्स आ जाते हैं। इतने महान योद्धा को आपने कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। मैं बहुत ज़्यादा निराश और डिसअपॉइंट हूँ अक्षय कुमार की एक्टिंग कही है या चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के डायरेक्शन से। उन्होंने पता नहीं किस चीज़ों पर फोकस कर रखा था, सेट पर, कपड़ों पर, या फिर वो रोमांटिक एंगल या वीएफएक्स भी देख करके बहुत ज़्यादा बचकाना सा लगता है, जबकि आपका फोकस होना चाहिए था पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दिखाने के ऊपर। हाँ ठीक है, वो अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव है उसको समाप्त करने की बातें करते हैं, अपनी पत्नी को ही नहीं समाज में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करते हैं, दुश्मन को माफ करते हैं, बड़ा दिल दिखाते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं यहाँ पर, जैसे कि वो शब्द भेदी बाण जो कि उन्हें चलाना आता है, कैसे सीखा, उसकी शिक्षा उन्हें, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिली, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान को ये जो शिक्षा मिली थी अश्वत्थामा से मिली थी। अब आई डोंट नो ये कितना सही है कितना नहीं है। हालांकि जब ये फिल्म शुरू होती है तो लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर आई थिंक 50 सेकंड तक रहता है कि ये जो फिल्म है ये किसी जाति या किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती। ये जो फिल्म है ये पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई ने लिखा था। सो इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो चंद्र बरदाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई गई हैं। खैर ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि डिस्क्लेमर क्यों डाला जाता है, ताकि कंट्रोवर्सी को अवॉइड किया जा सके। अदरवाइज इस पिक्चर की स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन्ड है, काफी ज्यादा आपको बोर करती है, और म्यूजिक भी कोई इतना खास नहीं है। एक हरिहर के अलावा कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको याद भी रहे। और बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर एकदम ठुल-मुल, एकदम फुस्सी बम जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक है, मतलब ना के बराबर है। काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस सी चीज़ें जाती हैं यहाँ पर। वेरेज हमने बाहुबली में देखा है या फिर संजय लीला भंसाली का जो सिनेमा हमने देखा पद्मावत या बाजीराव मस्तानी, वो हिस्टोरिकल सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा चुकी हैं। उनकी फिल्म का म्यूजिक आपको आज भी याद होगा, बाहुबली के गाने भी लोगों को याद है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज ये जो फिल्म है इसके कोई गाने लोगों को याद नहीं होंगे। कहना गलत नहीं होगा कि भंसाली जी और एस राजमौली जी दोनों ने ही हिस्टोरिकल फिल्म्स का जो बेंचमार्क है ना, लेवल है, काफ़ी ऊपर कर दिया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी
छूने में नाकाम रहे हैं। एक लेवल और ऊपर जाना तो बड़ी दूर की बात है। आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अवश्य बताइएगा। नहीं देखी है तो एक बार आप देख सकते हैं भाई साहब, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। चाहे तो आप यूट्यूब पर भारत एक खोज के एपिसोड या फिर वो जो पुराना वाला पृथ्वीराज सीरियल आता था वो भी दिखा सकते हैं। बट फिर भी आप बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा के पर्दे पर एक रियल लाइफ पर्सन की स्टोरी अगर अपने बच्चों को दिखाएंगे तो आई थिंक वो उनके मानस पटल पर छप जाएगी कि हाँ, हिंदुस्तान में इतना लेजेंडरी योद्धा था जिसे दुश्मन सामने से नहीं हरा पाया तो छल कपट धोखे से हराया। क्योंकि सामने से पृथ्वीराज चौहान को हराने का दम किसी गर्दुल्ले के बाप में नहीं था। ये गौरी फौरी ये नल्ले लोगों के किसी के बाप में वो दम नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को सामने से हरा सके। इसलिए धोखे से हराया, कब्जा किया, बंदी बनाया और कैसे पृथ्वीराज ने मरते मरते भी शब्द भेदी बाण से गौरी की जान लेकर इस दुनिया को अलविदा कहा। तो ये एक काफी लेजेंडरी और काफी जबरदस्त वाली कहानी जो कि सबको पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।